my cute little ninjas, welcome back to ICSE Wala. Welcome back to Titan series for class 9th ICSE students. So my name is Upasna and I'm your biology mentor. आपको पता है आपकी वन शॉट सीरीज चल रही है एंड बहुत बढ़िया तरीके से आपने सारे चैप्टर्स देख लिए हैं. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा हेल्थ वाला यूनिट, जिसमें जो पहला चैप्टर है इतना ही सिंपल है, दैट इज अ की टू हेल्दी लाइफ. टेक दीज चैप्टर्स वेरी इजी. आप देखोगे ये जो लास्ट के चैप्टर्स बचे हुए हैं उसमें एक पैटर्न चल रहा है जिसमें हम बीमारियों के बारे में पढ़ रहे हैं और वो सारी बीमारी ना काफी बार रिपीट हो रही है. उनके सिम्टम्स के बारे में बात हो रही है और बेसिक हेल्थ के बारे में बात हो रही है, क्लेanलीनेस के बारे में बात हो रही है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वन शॉट, दैट इज हाइजीन अ की टू हेल्थ. ये एक बहुत ही प्यारा सा वन शॉट होने वाला है. ठीक है, थोड़ा क्रिस्प होगा क्योंकि इसमें हम सारी बातें वैसे भी चैप्टर मतलब बैच में कर चुके हैं, बट कंसीडरिंग द फैक्ट दैट इट इज गोइंग टू बी अ वन शॉट, तो हम रेपिटेशन कम करेंगे, टू द फैक्ट टू द पॉइंट सारी इंपॉर्टेंट बातें करेंगे. ठीक है बच्चों, सो अ की टू हेल्थ हाइजीन. साफ सफाई करनी बहुत जरूरी है, सही बात है. क्यों करनी चाहिए साफ सफाई, क्यों नहाना है रोज? भाई बीमारियां फैल जाती हैं. तो पर्सनल हाइजीन, सोशल हाइजीन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. एंड आई से कि ना कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया हमें हाइजीन के बारे में. मतलब सैनिटाइजर कौन ही इस्तेमाल कर रहा था बेटा कोरोना से पहले? अब मोस्टली सबकी पॉकेट्स में सैनिटाइजर्स होता है, सरफेस सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर. देन वी आर यूजिंग मास्क, है ना, काफी बार हम मास्क यूज करते हैं, पब्लिक ट्रैवल करते हैं तो काफी बार लोग मास्क यूज करते हैं. एंड वी टेक केयर ऑफ आवर बॉडीज एंड इम्यूनिटी, सो दिस कम्स अंडर हेल्थ. मस्क्यूटोज एंड डिसीजेस, मस्क्यूटो से जो बीमारियां फैलती हैं उसका कंट्रोल क्या है, कॉकरोचेज और रैट से कौन सी बीमारियां फैलती हैं, वाटर और वाटर बॉर्न डिसीजेस कौन से हैं, ये सारी चीजें हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है. वाटर बॉर्न डिसीजेस यानी कि पानी से होने वाली बीमारियां, गंदे पानी से होने वाली बीमारियां. बेटा अगर आपको आपके घर में साफ पानी और खाना मिल रहा है ना, फील प्रिविलेज्ड, क्योंकि हमारी सोसाइटी में, हमारे कंट्री में ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज हैं, बहुत सारे एरियाज हैं, स्लम्स हैं जहां पर लोगों को साफ पानी नहीं मिलता. बेटा कपड़े धोने के लिए, नहाने तक के लिए उनके पास साफ पानी नहीं है, पीने का तो दूर की बात है. सो देयर आर पीपल, जो एक अक्सर बात की जाती है कि जो लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है वो अक्सर ज्यादा बीमार पड़ते हैं, बिकॉज वो बेटा मेंटेन ही नहीं कर पाते, वो हेल्दी लाइफस्टाइल अचीव ही नहीं कर पाते हैं, है ना. वो अपने आप को बीमारियों से बचा ही नहीं पाते हैं. खुद को साफ सफाई, मतलब खुद की साफ सफाई कर लेंगे बट आसपास जहां वो रह रहे हैं वहां पर गंदगी है. हैव यू एवर सीन स्लम्स इन मूवीज और इफ यू आर ट्रैवलिंग समवेयर, आपने देखा होगा बेटा जो एक बहुत ही गरीब घर में है जिसके पास नहीं है रिसोर्सेज, वहां पर अक्सर बीमारियां ज्यादा फैलती हैं क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है. चलो बात करते हैं सिंपल पर्सनल हाइजीन. सबसे पहले हेल्थ की डेफिनेशन देखेंगे. बेटा आप किसको हेल्दी बोलोगे? जिसको, जो कभी बीमार नहीं हो रहा, क्या उसको हेल्दी बोलना ठीक है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO कहता है कि हेल्दी आप उसी पर्सन को बोलो. यह हेल्थ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कोई भी पर्सन फिजिकली तो फिट हो, बीमारियों से दूर हो, बट मेंटली एंड सोशली फिट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. उतना ही इंपॉर्टेंट एक चेक फैक्टर है. हेल्थ एक ऐसी स्टेट है जिसमें एक पर्सन बीमारियों से फ्री होगा, फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड इमोशनल फिटनेस आल्सो मैटर्स. एंड दिस इज आल्सो डिफाइंड एज द साइंस एंड प्रैक्टिसिंग ऑफ मेंटेनिंग गुड हेल्थ. ये WHO ने दी गई डेफिनेशन है. क्लियर है? तो हेल्थ की डेफिनेशन एक नंबर की यहाँ पर आ सकती है. उसके बाद द मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनल हाइजीन आर एज फॉलोज. ओके, इट इज नॉट अ क्वेश्चन. ओके, इट इज नॉट अ क्वेश्चन बेटा, लेट मी करेक्ट इट. इट इज नॉट अ क्वेश्चन, ये तो एक स्टेटमेंट है. तो कौन कौन से 4 एस्पेक्ट्स है बेटा विच आर इंपॉर्टेंट? साफ सफाई, क्लेanलीनेस यू ऑलरेडी नो. रेस्ट एंड स्लीप इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट. रेस्ट एंड स्लीप, आप खुद बेटा अगर 2 दिन जाग लेते हो या फिर एक रात कम सोते हो, सो यू फील दैट योर बॉडी इज नॉट फीलिंग ओके, आपको दिमाग आपका शांत नहीं हो पाता, बहुत ज्यादा हेडेक हो जाता है, या फिर वी फील, है ना, कि हमें नींद की जरूरत है. आप उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पाते हो अगर आप नींद पूरी नहीं लेते हो. सो रेस्ट एंड स्लीप इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर मेंटल रेस्ट ऑल्सो. फिजिकल एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट ताकि हम बीमारियों से दूर रहे. एंड सर्टेन हेल्दी हैबिट्स आर इंपॉर्टेंट. तो 4 मेजर एस्पेक्ट्स हैं फॉर हेल्दी हाइजीन. सबसे पहले क्लीनलीनेस की बात करते हैं. मैं जैसे बोल रही हूँ ये चैप्टर इतना ईजी है ना कि इसके अंदर आप खुद ही बातें लिख सकते हैं, सिर्फ पॉइंट्स को याद करो. क्लीनलीनेस, बेटा आसपास अपनी बॉडी की सफाई करनी चाहिए, अपने दांतों की, अपने स्कैल्प की, अपनी बॉडी की, अंडर आर्म्स की, प्यूबिक एरियाज की साफ सफाई करनी चाहिए. हैंड्स और स्किन लगातार साफ होने चाहिए क्योंकि आप काफी पब्लिक सरफेस को टच करते हो. जैसे काफी बार फर्नीचर, स्कूल जाते हो तो फर्नीचर को, बुक्स को टच करते हो, लाइब्रेरीज की बुक्स, हमारी बुक्स, दोस्तों की बुक्स, कॉइन्स और करेंसी, बेटा जो हम पैसे एक्सचेंज करते हैं,
फोन जो होता है उसमें भी बहुत सारे डर्ट्स होते हैं, नोट्स हो गए, सीट्स हो गए, सपोर्टिंग रोड्स हो गई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हैंडल्स हो गए, एवरीवेयर देयर आर सरफेस डिसीजेस, सरफेस बैक्टीरिया। इनको हम फोमाइट बॉर्न डिसीज बोलते हैं, जो कि सरफेस पर होते हैं। कोरोना के टाइम पर आपको डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए बोल दिया था, सरफेस को टच नहीं करना था, साफ करके सरफेस को टच करो अगर टच करो, है ना। तो वही सारी बातें हैं। आगे आ जाइए, द प्रैक्टिस ऑफ वॉशिंग हैंड्स विद सोप आफ्टर यूजिंग टॉयलेट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। रोज नहाना चाहिए, अपने बॉडी को क्लीन रखना चाहिए, बदबू से पता चल जाता है कोई नहाया है या नहीं नहाया है। उसके बाद दांत रोज साफ करने चाहिए, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सेकेंड फैक्टर इज नॉट द सेकेंड फैक्टर, सेकेंड पॉइंट इज कि बालों की सफाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड अपने स्कैल्प को क्लीन रखना है, दांतों की सफाई रखनी है। माउथ शुड बी वॉश्ड आफ्टर एवरी मील। टू मच ईटिंग ऑफ स्वीट्स एंड chocolates cause dental caries and gum infections. What happens is कि आप रात को जब मीठा खा के सोते हो तो बैक्टीरिया की पार्टी चलती है आपके मुंह में रात को। बैक्टीरिया आते हैं और वो कैसे डाइजेस्ट करते हैं बेटा, खाना कैसे खाते हैं? देखो, बैक्टीरियाज आर एवरीवेयर। हाँ, हमारे माउथ में भी बहुत बैक्टीरियाज है, गुड बैक्टीरियाज भी है, बैड बैक्टीरियाज भी है। सुबह उठकर जो माउथ से स्मेल आती है बड़ी गंदी सी, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से आती है। तो रात को जो बैक्टीरिया आपके माउथ में थे, आपके मुंह में थे, वो बैक्टीरिया रात भर क्या कर रहे हैं, आपके माउथ में बचे हुए खाने को, क्योंकि ब्रश करके नहीं सोते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल, तो खाने को, जो बच गया खाना, दांतों में लगा हुआ खाना है, वो उनके लिए फीस्ट है, वो उनके लिए पार्टी है। तो बैक्टीरियाज आते हैं, अपने अंदर के सारे डर्ट और अपने अंदर के सारे एंजाइम्स को बाहर निकालते हैं, अपनी बॉडी से बाहर वो डाइजेशन करते हैं। वो एंजाइम्स एसिडिक होते हैं, वो एंजाइम्स उस खाने को ब्रेक कर रहे हैं फॉर द बैक्टीरिया, बट वो एंजाइम आया तो हमारे दांतों के सरफेस पर, इसलिए हमारे दांत सड़ने और गलने लग जाते हैं। ठीक है, आगे आइए। अंडरगारमेंट शुड बी क्लीन, ये बार बार पॉइंट लिखा हुआ है, यू डोंट हैव टू राइट दिस पॉइंट ऑल अगेन। ब्रीथ बाय नोज, नाक से क्यों सांस लेना चाहिए, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि हमारे नाक के अंदर जो सेल्स हैं, वो गॉबलेट सेल्स हैं, स्क्वामस सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू है। स्क्वामस टिश्यू तो नहीं बोलेंगे, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू है बेटा। अब इससे क्या फायदा होता है, नाक में जो बाल है, नाक में जो हेयर है, दैट इज इंपॉर्टेंट, उसका एक रोल है। नाक में जो म्यूकस है, उसका भी एक रोल है। म्यूकस क्या होता है? एक चिपचिपा सा सब्सटेंस है बेटा, जो लगातार हमारी नाक से निकलता रहता है। अब आपको दिखेगा नहीं, वो सरफेस पर होता है और बहुत ही पतला सा होता है। बोलती है ना मम्मी नाक रोज साफ करनी चाहिए, नहाते टाइम भी आप नाक साफ करते हो ना फिंगर डाल के, तो बेटा दैट इज द डर्ट और जर्म जो एयर के अंदर थी। आप जब सांस ले रहे थे तो वो फिल्टर हो रही थी आपकी नाक से। फिल्टर करने के लिए हेयर और म्यूकस प्रेजेंट है, जो जर्म्स को और डर्ट को नाक के अंदर ही ट्रैप कर लेता है और लंग्स में क्लीन हवा भेजने की कोशिश की जाती है। हेयर, म्यूकस एंड सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू लिख रही हूं बेटा, क्योंकि ये क्यूबॉइडल भी हो सकता है। सो ये तीन चीजें नेचुरल फिल्टर की तरह नाक में लगी हुई हैं। अगर आप मुंह से सांस लेते हो तो कुछ भी फिल्टर नहीं हो पाएगा और डायरेक्ट जर्म्स आपके लंग्स में जा सकते हैं, जिससे इन्फेक्शन हो सकता है। सो दैट इज व्हाई इट इज एडवाइज्ड कि नाक से सांस लेनी चाहिए। उसके बाद आंखों की साफ सफाई बहुत जरूरी है। होता क्या है, हमारे आंखों के अंदर बेसिकली आपको आईज वॉश करनी चाहिए। दो बीमारियां हैं बेटा जो आंखों के इन्फेक्शन में काउंट होती है, वन इज ट्रैकोमा एंड वन इज कंजंक्टिवाइटिस। ठीक है, अब ये कंजंक्टिवा हमारी आंखों की एक पतली सी लेयर है जो सबसे आगे प्रेजेंट होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, दिखती नहीं है, सबसे आगे, 10th में पढ़ोगे इसके बारे में। तो कंजंक्टिवा के अंदर कुछ वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि मक्खियों की वजह से फैलता है। एक मक्खी है जो इन्फेक्टेड पेशेंट की आंख पर बैठ गई, जो कि वायरल की वजह से हुआ, वायरल इन्फेक्शन की वजह से हुआ। अब वो जो जर्म्स है वो उसके पैरों पर चिपक गए हैं और मक्खी जहां जहां हेल्दी लोगों की आंखों पर बैठेगी वहां वहां बीमारियां फैलाएगी, उनको अनहेल्दी कर देगी। सो दिस इज कंजंक्टिवा। डस्ट से होता है, आई इन्फेक्शन है। आपको कभी भी एक दूसरे के साथ टॉवल्स नहीं शेयर करने चाहिए बेटा, रेजर नहीं शेयर करना चाहिए, लड़कों को स्पेशली। कीप योर प्राइवेट थिंग्स सेपरेट। उसके बाद अगर हम कान की बात करें तो कान को भी क्लीन करना है ना। रोज तो नहीं, बट क्योंकि हमारी कानों के अंदर ईयर वैक्स बनता है, वो ईयर वैक्स और हेयर अगेन नाक में जैसे फिल्टर हो रहा था ऐसे ही कानों के अंदर भी फिल्ट्रेशन करने का काम करता है। थोड़ा थोड़ा स्लाइमी सा सब्सटेंस एंड सम हेयर, वो ट्रैप करता है जर्म्स को ताकि हमारे कान इन्फेक्शन से बचे रहें। बट वो जो जर्म्स है वो हमारे यहाँ कानों के अंदर ही एंट्री पर ही डिपॉजिट हो जाते हैं, तो उसको हम क्लीन कर सकते हैं बाय अ सॉफ्ट मॉइस्ट स्वॉब। बट हमें कुछ भी शार्प ऑब्जेक्ट कानों में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि हमारे कान का जो पर्दा होता है जिसको ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, वो बेटा खराब हो सकता है। उसके बाद फिजिकल एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट।
एज के हिसाब से बच्चे जो होते हैं, आप देखते हो आजकल वैसे ज़माना बदल गया है तो बच्चे फ़ोन में ज़्यादा घुसे रहते हैं, बट हमारे बच्चों मतलब हमारे बचपन में फ़ोन्स वगैरह नहीं थे बेटा। और हम अक्सर बाहर जो हमारे मोहल्ले में, सोसाइटी में जो बच्चे होते थे उनके साथ खेला-कूदा करते थे। एंड आजकल के बच्चे थोड़ा-सा इस चीज़ से दूर जा रहे हैं, तो पेरेंट्स को यही करना चाहिए कि अपने बच्चों को एक्टिविटीज़ में, आउटडोर एक्टिविटीज़ में इंडल्ज रखें। उसके बाद बेटा मेरी एज के जो लोग हैं उनको प्रॉपर फिज़िकल एक्सरसाइज़ करनी चाहिए, और जो हमारे पेरेंट्स हैं जो थोड़ा-सा ओल्ड हो चुके हैं, उनके अक्सर बॉडी में पेन रहता है, ज़्यादा वो एग्ज़ॉशन नहीं कर सकते, तो उनको अपनी एज के हिसाब से एटलीस्ट वॉक वगैरह करनी चाहिए, और अगर पॉसिबल है तो उनको जिम भी करना चाहिए, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है और आप काफ़ी सारी बीमारियों से बचे रहते हो। आपकी एज में तो आपको बहुत सारी एक्सरसाइज़ करनी चाहिए, स्पोर्ट्स पीरियड होता है स्कूल में तो बहुत गेम्स खेलने चाहिए। नाउ रेस्ट एंड स्लीप, सारे ऑर्गन्स रेस्ट डिमांड करते हैं, हमारा दिमाग भी रेस्ट डिमांड करता है बेटा। सो वेरी यंग इन्फेंट स्लीप फॉर most of the day and adults sleep for 6 to 7 hours, but this time is not fixed. For example, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है, अगर 7 घंटे की नींद हो तो मैं फ्रेश फील नहीं करती हूँ। सो इट डिपेंड्स बेटा पर्सन टू पर्सन कि आपको कितने घंटे की नींद चाहिए। अगर आपको एक प्रॉपर स्लीप मिल रही है ना, 6-7 घंटे की साउंड स्लीप मिल रही है, दैट इज इनफ फॉर यू। आगे आ जाओ, व्हाट आर द हेल्दी हैबिट्स बेटा? गोइंग टू बेड एट लेट आवर्स इज डिफिकल्ट। सुबह जल्दी उठना चाहिए, टाइम से खाना खाना चाहिए, टाइम से सोना चाहिए, है ना। योर इंटेस्टाइन, योर बाउल्स शुड बी क्लीन्ड एवरी डे, मॉर्निंग में ही। देन टोबैको शुड बी अवॉइडेड, टेकिंग स्टिमुलेंट्स एंड सेडेटिव्स आर अननेसेसरी एंड स्पॉइल्ड हैबिट्स। फॉर एग्जाम्पल देर आर सर्टेन सेडेटिव्स एंड स्टिमुलेंट्स, किसी की बॉडी के अंदर कोई डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं, उसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं बेटा। एंड अदर देन दिस देयर आर सम लेग्जेटिव्स जो कि आपके इंटेस्टाइन को क्लीन करने के लिए होता है, रेक्टम को क्लीन करने के लिए होता है ना। सो दैट शुड बी अवॉइडेड, क्योंकि वो एडिक्टिव हो सकता है एंड उसकी वजह से भी हमारे ऑर्गन्स पर इफेक्ट पड़ता है। अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना चाहिए, यू ऑल नो दीज पॉइंट्स। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सोशल हाइजीन, तो सोशल हाइजीन में ऑब्वियसली हमारी सोसाइटी के पार्ट्स आ जाते हैं। आप कहाँ कहाँ जाते हो? स्कूल में जाते हैं, कहीं होटल में जाते हैं, पब्लिक वॉशरूम्स में जाते हैं, दैट शुड बी क्लीन्ड, है ना। जैसे होटल्स, रेस्टोरेंट्स, रोड साइड ढाबा, ये सब क्लीन होना चाहिए, और अगर क्लीन नहीं है तो वहां पर अवॉइड कीजिए खाना खाना और वहां पर जाना। देन कंट्रोल ऑफ डिसीज कैरियर्स एंड वेक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आई वुड से कि यहाँ से मेन पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से मेन चीज स्टार्ट हो रही है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेक्टर? वेक्टर देखो एक ऐसा एजेंट है नेचर का जो बहुत ही गंदा काम कर रहा है। वेक्टर बीमारी को फैला रहा है, खुद बीमार नहीं होता, अपने अंदर जर्म को लिफ्ट देता है और जगह जगह फैलाता रहता है। तो इट इज लाइक द ट्रांसपोर्ट, कि बस उसने बीमारियों को फैलाना है, खुद बीमार नहीं होता। जैसे हमारी धरती पे सबसे खतरनाक मच्छर हमारे लिए कौन सा है बेटा? मच्छर, क्योंकि मच्छर बहुत डेडली डिसीजेस फैलाता है ना। और मच्छर से भी आई वुड से प्रेफरेबली फीमेल मस्क्यूटोज, क्योंकि फीमेल मस्क्यूटोज जो है वो अपने एग्स को ले करने के लिए ह्यूमन के ब्लड पे सरवाइव करती हैं, एंड उनको पता नहीं होता उनके अंदर और भी बीमारियों वाले पैथोजेंस बैठे हुए हैं, और जब भी वो हमारा खून पीने आती हैं उनका ब्लड हमारे ब्लड से मिक्स होता है, एंड देन वो उनके माउथ के अंदर या उनकी बॉडी के अंदर जो बीमारी बैठी हुई है, जो पैथोजन बैठा हुआ है, वो हमारी बॉडी में आ जाता है। वेक्टर एक ऐसा एजेंट है जो एक्ट करता है एक इंटरमीडिएट कैरियर ऑफ अ पैथोजन। व्हाट इज अ पैथोजन? डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक ऐसा बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंगस भी हो सकता है, प्रोटोजोआ भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है। ये डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट बीमारी करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अलग अलग तरीके के होते हैं बेटा, जो बीमारी करते भी है, नहीं भी करते हैं, बट बीमार करने वाले जो है उनको हम पैथोजेंस बोलते हैं। तो उनको कैरी करता है, जैसे कि घर में बैठी मक्खियां बेटा बहुत बीमारियां फैलाती हैं, मस्क्यूटोज, कॉकरोच, रैट एक्सेट्रा। बहुत सारी डिसीजेस होती है जैसे डाइसेंट्री, कॉलरा एंड टाइफाइड, इनके बारे में अपने को पढ़ना है डिटेल में। सबसे पहले अगर हम मक्खी की बात करें तो क्या दिक्कत है मक्खी से हमें बेटा? इसके जो हाथ पैर है ना, इसमें जर्म्स अटैच हो जाते हैं, फिल हो जाते हैं, और इसको बैठना, ये अपना खाना कहाँ से ऑब्टेन करती है बेटा? फीकल मैटर से। फीकल मैटर, गंदा पानी, सीवेज वाली जगह पर ये मिलती है। इसका मेन फूड वही है बेटा, इसकी पार्टी प्लेसेस ही वही है। तो ये वहां से जब खाना लेती है फिर आती है नॉर्मल घरों में, हमारे घरों में, और बीमारियां फैलाती है। दे इजिली पिक अप फिल्थ कंटेनिंग जर्म्स। देखो सबसे पहला पॉइंट ये है कि इनके हाथ और पैर बड़े स्पाइनी होते हैं, हेयरी होते हैं, तो आसानी से जर्म्स चिपक जाएंगे।
ये गंद को, फिल्थ मतलब डर्ट, उसको जल्दी से अटैच कर लेती है अपनी बॉडी से, क्योंकि डर्टी प्लेसेस पर घूमती है, फिर हमारे खाने पर बैठती है। एक आपने देखा है कभी मक्खी को, ध्यान से ऐसे ऐसे करती रहती है ना, अपने हाथों को पकड़ के ऐसे ऐसे करती रहती है। सो वो इसीलिए कर रही है बेटा, इट इज रबिंग इट्स लेग्स अगेंस्ट देमसेल्व्स एंड ओवर द बॉडी, दस ड्रॉपिंग पार्टिकल्स ऑफ फिल्थ। तो ये अपनी बॉडी से जब ऐसे अपने लेग्स को मूव करती है, अपने हैंड्स को मूव करती है, तो उस टाइम पर बैक्टीरिया इधर उधर फैलते हैं। वन मोर पॉइंट, हाउ डू दे ईट द फूड? बेटा ये वॉमिट करती है, प्यूक करती है। मान लो ये एक मक्खी है, ये एक मक्खी है, तुमने मूवी देखी है मक्खी हूं मैं मक्खी, बड़ी अच्छी मूवी है वो, ऐसे नहीं, ये है बेटा एक तरीके से, ये मुझे नहीं पता क्या लग रही है, बट मैंने मक्खी बनाने की कोशिश करी है। सो व्हाट डू फ्लाइज डू? मान लो ये एक पुराना पेस्ट्री है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये पेस्ट्री के ऊपर अपने जर्म्स फेंकेगी। और वाई टू मेक अ पेस्ट्री? पेस्ट्री इज नॉट अ मेन फूड फॉर देम, इनको पेस्ट्री से ज्यादा बेटा ये पसंद है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आती हैं खाना खाने के लिए, अपने अंदर से सारे एंजाइम्स सीक्रेट करती हैं, वो एंजाइम्स डाइजेशन वाले होते हैं, एंजाइम बाहर आते हैं, इस मैटर को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करते हैं और ये अपनी बॉडी के अंदर ले जाती है। सो एक्चुअली वो जो वॉमिट कर रही है, रिगर्गिगेट कर रही है, वो एंजाइम्स हैं जो कि इसके फूड को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करता है। आगे आ जाइए, पोरिंग आउट सलाइवा, एसी की बात हो रही है। देखो जो अभी मैं तुमको बता रही थी, फूड इज ऑल्सो कंटेन्ड विद जर्म्स व्हेन द हाउस फ्लाई मॉइस्चर्स द फूड बाय पोरिंग इट सलाइवा। वो हमारे खाने पर जब बैठ रही है ना, तो बेटा वो वॉमिट कर रही है उस खाने के ऊपर, है ना। व्हेन इट वॉमिट्स विच हैज स्वॉलोड फ्रॉम अ डर्टी प्लेसेस। अब जो उसने वॉमिट किया वो उसने खाया है डर्टी डर्टी प्लेसेस से। बेटा देखो, एंजाइम्स निकालने के लिए, डाइजेशन के लिए उसने रिगर्गिगेट किया, बट वो जो एंजाइम है, वो जो उसने रिगर्गिगेट किया है, उसका जो सलाइवा है, वो बहुत ही डर्टी सलाइवा है, उसके अंदर बहुत ही डर्ट और पैथोजेंस ऑलरेडी पड़े हुए हैं। अब इस बात के बाद नेक्स्ट टाइम तुम कभी भी मक्खी वाला खाना नहीं खाओगे, है ना, जिसके ऊपर मक्खियां बैठ रही है। एक्सक्रीटा, ये अपना एक्सक्रीटरी मटेरियल भी कहीं भी डाल देगी ना, ह्यूमन फूड के ऊपर तो आएगी ना, पहले बैठती है फीकल मैटर के ऊपर, सीवेज के ऊपर, फिर आ जाती है हमारे खाने के ऊपर, तो ऑब्वियसली जर्म्स फैलेंगे। नाउ डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ जर्म्स, कभी कभी डायरेक्टली इन्फेक्शन फैल जाता है बेटा किसी फ्लाई से। जैसे ट्रैकोमा की बात करें तो ये आंखों का इन्फेक्शन है, तो ये एक फ्लाई से हो रहा है कि भाई एक पेशेंट की आंखों पर बैठी हुई थी, फिर उसके ऊपर हेल्दी पर्सन की आंखों पर आ गई, तो डायरेक्टली हेल्दी से पर्सन, एक अनहेल्दी पर्सन से एक हेल्दी पर्सन के ऊपर चली गई है, तो ये डायरेक्ट बीमारी फैल रही है। अब इसका कंट्रोल क्या है? ब्रीडिंग प्लेसेस को अवॉइड करना चाहिए। ऐसे हमारे घरों के आसपास कूड़े वाली गाड़ी आती है, तो बेटा डायरेक्टली लोग इसमें कचरा डालते नहीं है, छोटी सी गली है और वहां पर देखो कूड़े का ढेर है, तो यहाँ पर मच्छर मक्खी बीमारियां तो फैलनी ही है ना। सो ऐसी जगह अवॉइड करनी चाहिए, अगर है तो कंप्लेन करनी चाहिए नगर निगम को, है ना, ताकि म्युनिसिपल कमेटी को कि ऐसी चीजें इकट्ठी ना हो। आगे आ जाइए, स्प्रेइंग, बेटा हमें हमारे घरों में एटलीस्ट साफ सफाई रखनी चाहिए। तो काफी सारे पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स आते हैं, आपने देखा होगा कि कब जब सीजन ज्यादा होता है मच्छर मक्खियों का, तो कुछ लोग आते हैं पीछे एक टैंकी बांधकर, उनके पास बड़ी सी पिचकारी होती है, उससे व्हाइट कलर का स्प्रे कर रहे होते हैं बेटा। हमारे ऑफिस में आए दिन होता रहता है। तो वो इसीलिए है, उस वो हमारे ऑब्वियसली रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि उसके अंदर डीडीटी है। डीडीटी इज अ पेस्टिसाइड, वेरी डेंजरस केमिकल। तो पहले तो हम इसको खेतों में भी यूज़ करते थे, बट नाउ इट इज सेड इट इज बैंड इन इंडिया, बट सम पीपल आर मे बी स्टिल यूजिंग इट। डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, बेटा इट इज अ टाइप ऑफ इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड। तो काफ़ी सारे हमारे बोलते हैं ना, जैसे हम मॉस्किटो को भगाने के लिए मॉस्किटो स्प्रे यूज़ करते हैं ना, ऐसे मक्खियों को भगाने के लिए भी ऐसे स्प्रेज होते हैं। हालांकि वो हमारे रेस्पिरेशन को इन्फेक्ट कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है सिस्टम को, बट दिस इज द सॉल्यूशन, वन ऑफ द सॉल्यूशंस वी वुड से। अवॉइडेंस के लिए भाई फूड को साफ रखो, प्रोटेक्ट करके रखो, फ्लाइज को बैठने मत दो, बच्चों के ऊपर मत आने दो, बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखो, अपने ऊपर मत आने दो, साफ सफाई मेंटेन रखो, ये अवॉइडेंस है, प्रिकॉशन है। ऑलवेज रिमेंबर दैट प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, है ना। आगे आ जाइए, नाउ नेक्स्ट इज एनोफिलस मस्क्यूटो। ये पॉइंट नहीं है, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे। एनोफिलस मस्क्यूटो पे आएंगे। एक मिनट देंगे बेटा, लेट मी एडजस्ट द स्लाइड्स, उसके बाद हम बात कर सकते हैं।
ठीक है, चलो बेटा मस्क्यूटोज एंड डिसीजेस की बात करते हैं। अब मस्क्यूटोज भी बीमारी फैलाते हैं भाई, मस्क्यूटोज पहले फैलाते हैं, मक्खियां तो बहुत ज्यादा फैलाती हैं, वो फीकल ओरल रूट वाली बीमारियां फैलाती हैं। अब हम बात करें अगर मस्क्यूटोज की, तो मस्क्यूटोज जो है वो अलग अलग वेराइटीज, अलग अलग स्पीशीज के होते हैं। 3 मेजर बीमारी की हम बात करने वाले हैं। एक बेटा मलेरिया, बहुत कॉमन आपने सुना होगा। एक है एलिफेंटियासिस, ये भी मच्छर के काटने से होता है। और एक और है येलो फीवर, या फिर जिसको हम येलो फीवर भी है, डेंगू भी है एंड चिकनगुनिया भी होता है। तो ये सारी बीमारियां मच्छर के काटने से होती है बेटा, मच्छर के काटने से। आओ इसको समझते हैं। होता क्या है, एक फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो है। ये जो मस्क्यूटो है, तुमने कभी देखा होगा डेंगू कॉज करने वाला मच्छर और मलेरिया कॉज करने वाला मच्छर बेटा अलग अलग होता है। जो एनोफिलिस मस्क्यूटो है वो मलेरिया फैलाता है इंसानों के अंदर, मंकीज के अंदर, बर्ड्स के अंदर। मलेरिया जर्म, जो मलेरिया का पैथोजन है वो है प्लाज्मोडियम एंड इट इज एक्चुअली अ प्रोटोजोआ। जिन बच्चों को प्रोटोजोआ के बारे में नहीं पता, बेटा देखो, जैसे हमें पता है ना कि बैक्टीरियाज का ग्रुप है, अलग अलग टाइप्स के बैक्टीरियाज होते हैं। हमें पता है वायरसेस का एक ग्रुप है, हमें पता है फंगस का ग्रुप है। ऐसे ही एक ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है प्रोटोजोआ, और उसका एक एग्जाम्पल है बेटा प्लाज्मोडियम। अब ये प्लाज्मोडियम मछली के अंदर बैठता है, मछली के गट में बैठता है, या नॉट इन गट, इनके माउथ में बैठता है बेटा, सलाइवरी मतलब यहाँ माउथ के अंदर होता है। जब जब वो मछली हमारा खून पीने के लिए आती है तो वो मस्क्यूटो कॉजिंग प्लाज्मोडियम हमारे ब्लड के अंदर आ जाता है। तो फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो है जो कि मलेरिया कॉज कर रही है, देखो यहां से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद एलिफेंटियासिस को फिलारियासिस भी बोलते हैं बेटा, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो लिम्फ के अंदर, लिम्फ जो फ्लूइड है हमारी बॉडी में, वो एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। लिम्फ फ्लूइड के डिपोजिशन की वजह से उस जगह पर बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ जाती है। हाथ और पैरों में इतनी ज्यादा स्वेलिंग आ जाती है कि वो एलिफेंट के साइज से कंपेयर किया गया है, तो बीमारी का नाम रखा है एलिफेंटियासिस। ऐसा लगता है बच्चों को कि हाथी से फैल रही है, बट ये हाथी से नहीं फैल रही है। स्वेलिंग इतनी ज्यादा आ जाती है हाथ और पैर में कि लगता है कि भाई एलिफेंट जैसा हाथ पैर हो गया है, बट इट इज कॉज्ड बाय अ मस्क्यूटो। और मस्क्यूटो का नाम देखो, क्यूलेक्स मस्क्यूटो। क्या नाम है? क्यूलेक्स मस्क्यूटो। ठीक है, कॉज बाय अ निमाटोड वर्म, मतलब ये स्प्रेड हो रही है। और इसका मेन कारण क्या है बेटा? वर्म। वेक्टर इसका मच्छर है, बट मेन कारण जैसे इसका एक प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ था ना, इसका नाम है वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी। वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी इस कीड़े का नाम है बेटा, एक वर्म होता है। उसके बाद है अ थर्ड मस्क्यूटो, एक और मस्क्यूटो है एडीज। एडीज है ना, ये भी एक मस्क्यूटो है, एडीज है मस्क्यूटो का नाम। और ये येलो फीवर या डेंगू स्प्रेड करता है बहुत सारे वायरसेस की वजह से। डेंगू वायरस डीएमवी वायरस होता है बेटा, जो डेंगू का वायरस है डीएमवी वायरस बोलते हैं। तो वो डीएमवी वायरस इस मच्छर के अंदर होगा और इस मच्छर में बैठकर हमारे अंदर आ जाता है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, दिस इज डन। नाउ लुक एट दिस डायग्राम बेटा, दिस इज क्यूलेक्स मस्क्यूटो। ये क्यूलेक्स मस्क्यूटो है और ये वर्म है वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी। ये पहले इस मच्छर के अंदर बैठेगा और फिर हमारे अंदर आ जाएगा। ऐसी दिखती है क्यूलेक्स मस्क्यूटो। उसके बाद आ जाओ, लेट अस सी द डिफरेंसेस बिटवीन एडीज मस्क्यूटो एंड एनोफिलस मस्क्यूटो। देखो, अगर तुमको पहचानना है ना कि कौन सा मच्छर है जो मलेरिया करेगा और कौन सा मच्छर है जो डेंगू करेगा, इस पिक्चर को देखो। स्पेशल फीचर्स क्या है इसकी बॉडी के ऊपर आपको ब्लैक वाइट स्पॉट्स दिख रहे हैं। इंडोर बाइटर्स, घर में काटता है, दिन में काटता है, 2 घंटे के लिए, सनराइज के 2 घंटे बाद और बिफोर सनसेट। ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं तुम्हें ऐसे ही बता रही हूँ, है ना। दिन में काटेगा वेल लिट एरियाज एट नाइट, या फिर रात में जो बहुत ज्यादा जहां पर लाइटें जली हुई हैं वहां पर काटता है। एंड स्प्रेड्स डेंगू, चिकनगुनिया एंड जीका। अच्छा, इसका पीछे वाला हिस्सा देखो, एब्डोमेन हिस्सा, जो बैक साइड हिस्सा है ना, वो नीचे की तरफ झुका होता है इसमें, और ऊपर वाला हिस्सा ऊपर, मतलब आगे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ होता है। इसमें ऐसा नहीं है। इसकी जो बैक साइड है ना, आप देखोगे नॉर्मल मच्छर की जो बैक साइड होती है वो उठी हुई होती है पीछे की तरफ से। रात में, मतलब दिन शाम को बहुत ज्यादा ये मच्छर आ जाते हैं, घुस जाते हैं हमारे घरों में, है ना, एंड मलेरिया स्प्रेड करते हैं। दिख रहे हैं ना डिफरेंसेस, देखकर ही तुमको पता चल पा रहा है। अब मस्क्यूटो को कंट्रोल कैसे करेंगे? स्प्रे करो, मम्मी लाती है ना, ऑल आउट लगाते हैं, ओडोमॉस यूज करते हैं, या फिर हम और क्या यूज करते हैं, मस्क्यूटो स्प्रेज, है ना, बहुत सारे स्प्रेज आते हैं। सो स्प्रेइंग मस्क्यूटो शुड बी डिस्ट्रॉयड, डीडीटी वगैरह स्प्रे करते हैं बेटा।
आगे आ जाओ। अच्छा, मस्क्यूटो की जो स्टेज होती है, बेसिकली इनके ये अंडे देते हैं गंदे पानी में। मस्क्यूटो अंडे देते हैं गंदे पानी में। वो पानी पहले लावा, उसके जो अंडे हैं वो पहले उसी पानी में लावा में कन्वर्ट होते हैं और फिर धीरे धीरे उड़ना सीखते हैं। जैसे गर्मियों में जो कूलर में पानी इकट्ठा हो जाता है, या फिर कुछ ऐसी जगह होती है बारिशों के बाद जहां पानी इकट्ठा हो गया है, वो इनके लिए बेस्ट प्लेस है अंडे देने के लिए। अब उसी अंडे में लावा होते हैं और वहां से मच्छर पैदा होते हैं बेटा। सो क्या एक तरीका है, क्या अवॉइडेंस है, पानी मत इकट्ठा होने दो। पानी इकट्ठा हो गया तो फिर उस पानी के अंदर मिट्टी का तेल डाला जाता है, केमिकल्स डाले जाते हैं ताकि ये लावा जो है वो वहीं पर मर जाए। एलिमिनेशन ऑफ ब्रीडिंग प्लेसेस, जैसे मैंने तुम्हें बताया। स्प्रेइंग ऑन स्टेगनेंट वाटर, जो पानी किसी जगह पर बहुत देर से रुका हुआ है बेटा, जैसे लिखा है ना, देखो, केरोसिन डाला जाता है, मिट्टी का तेल डाला जाता है, ग्रीसी ऑयल शुड बी पोर्ड ओवर द वाटर टू मेक अ फिल्म ऑन द सरफेस। क्या होगा बेटा पानी से, जैसे नीचे पानी है उसके ऊपर ऑयल डाल दिया तो तुम्हें पता है पानी और ऑयल मिलते नहीं है, तो पानी की ना एक लेयर, ऑयल की एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है पानी के ऊपर, जिसकी वजह से नीचे यहाँ पानी के अंदर जो अंडे और लावा हैं वो नीचे ही रह जाएंगे और उनको सांस लेने को नहीं मिलेगा बेटा, सरफेस पर नहीं आ पाएंगे। बायोलॉजिकल कंट्रोल भी होता है। एक मछली होती है गेम्बूसिया, वो इसके लावा को खा जाती है, तो हमने गेम्बूसिया मछली को ही डाल दिया पानी के अंदर कि ले भाई, अब कैसे बचेंगे ये लावा, गेम्बूसिया ही खा जाएगी, है ना, हम जान के डाल देते हैं। इसको बायोलॉजिकल कंट्रोल बोलते हैं। कॉकरोचेस, कौन कौन है ऐसा? मी व्हेन आई सी अ कॉकरोच, और जब वो उड़ना शुरू कर देता है। यस, कॉकरोचेस कैन फ्लाई। इफ यू थिंक कि कॉकरोच से तुम बच सकते हो, तो भैया ऐसा है नहीं, ठीक है। उड़ के आ जाएगा ना तुम्हारी तरफ तो तुम्हारी सारी हीरोगिरी निकल जाएगी। चलो आगे आ जाओ। बहुत ही कॉमन है हमारे घरों में, जैसे इंसेक्ट्स ब्रीड करते हैं ऐसे ये भी है ना, एंड वेरी कॉमन इंसेक्ट्स ब्रीडिंग मोस्टली इन द कनेक्टिंग मैनहोल्स एंड सिवर। बेटा हमारे घरों में जहाँ पर मतलब बाथरूम में और किचन में ज़्यादा दिखने को मिलते हैं, फिर हमारे बेडरूम तक आ जाते हैं। किचन, कबर्ड्स, वार्डरोब्स, है ना, ईट करते हैं। दे ईट एंड स्पॉइल फूड, पेपर एंड क्लोथ्स। सिर्फ खाने को खराब नहीं करते बेटा, पेपर और क्लोथ को भी इन्फेक्ट करते हैं, वो भी खराब करते हैं। दे आर सस्पेक्टेड टू बी द कैरियर्स ऑफ वेरी डेंजरस वायरल डिसीजेज, सम कैंसर कॉजिंग वायरस ऑल्सो। और सबसे अच्छा तरीका इनसे बचने का यही है कि डीडीटी डाल दो, दूसरे इंसेक्टिसाइड्स डाल दो, और इनको बेटा ब्रीड करने के लिए जगह नहीं देनी चाहिए, साफ सफाई मेंटेन करनी चाहिए। उसके बाद है रैट्स। रैट्स से कौन सी बीमारी होती है, आओ मैं तुमको बताती हूँ। रैट्स बहुत गंदी बीमारी फैलाते हैं। हमारे यूरोप में 60% पॉपुलेशन बेटा एक बार तबाह हो गई थी इन रैट्स की वजह से। कैसे? रैट के ऊपर एक और मच्छर रहता है जिसको हम बोलते हैं रैट फ्ली। रैट फ्ली लिखा होगा, मच्छर नहीं है, पैरासाइट है, रैट फ्ली, ठीक है। अब ये रैट फ्ली रैट की स्किन के ऊपर रहता है और रैट को भी बीमारियां करता है। अब रैट से ये बीमारियां फैल गई लोगों में, और एक तरीके की इतनी बड़ी महामारी फैली क्योंकि इट स्टार्टेड फ्रॉम अ शिप, है ना, जितना मैं याद कर पा रही हूँ स्टोरी को, दैट इट स्टार्टेड फ्रॉम अ शिप। वहां पर लोग जा रहे थे और एक जगह पर सामान, उसी शिप में बहुत सारा सामान लोड होकर जा रहा था खाने पीने का। जहां खाने पीने का सामान है वहां पर चूहे होते हैं, चूहों में ये बीमारी फैली, फिर उसी चूहों से उस शिप पर जो लोग थे उनमें ये बीमारी फैली। किसी को उस टाइम पता ही नहीं चला कि ये बीमारी कैसे फैल रही है। क्या होता था इस बीमारी के अंदर बेटा, स्किन के ऊपर ऐसे बड़े बड़े ब्लिस्टर्स हो जाते थे, बड़े बड़े छाले हो जाते थे। ये एक बहुत मेजर सिम्टम था, हालांकि और भी सिम्टम थे। ये बीमारी की डेथ निश्चित थी, मतलब सोचो तुम, 60% पॉपुलेशन यूरोप की तबाह हो गई थी इसकी वजह से। सो इसको ब्लैक करके भी कुछ बोला जाता है ना, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली नाउ। सो प्लेग कॉज करा, जर्म्स, जो बीमारी थी प्लेग थी, एक सीरियस एपिडेमिक हुआ अर्लियर 20th सेंचुरी में। सिर्फ यूरोप में तो फैला ही था और बाकी भी और भी काफ़ी कंट्रीज वगैरह में फैला। एंड रैट फ्लीज होते हैं जो इनके सरफेस के ऊपर होते हैं बेटा, इनकी बॉडी पर होते हैं। रैट तो मर ही गए थे, है ना, इसको बुबोनिक प्लेग करके कुछ बोला जाता है। रैट्स को ट्रैप करना चाहिए, इनको बहुत बच्चे देते हैं, रैट्स के बहुत सारे बच्चे होते हैं बेटा, तो वो एक बार में रिप्रोड्यूस भी बहुत ज़्यादा करते हैं और सिर्फ गंदगी फैलाते हैं, तो रैट्स को अवॉइड करना चाहिए। हम हमारे घरों में रैटिसाइड्स वगैरह का भी यूज़ करते हैं ना बेटा, रैट किल एंड ऑल, तो वो उसको मार देता है, ठीक है। चलो,
तो पैरासाइट है, इनकी बॉडी पर रहता है, बहुत ज्यादा इसने बीमारी करी थी, डिसीज का नाम याद रखेंगे। ओके, आगे आ जाए। रैट्स डन। नाउ व्हाट आर द डिसीजेस व्हिच आर कॉज्ड बाय द कंटामिनेशन ऑफ वाटर एंड वाटर बॉर्न डिसीजेस। पानी से होने वाली, गंदे पानी से होने वाली कौन सी बीमारी है बेटा? दो मेन बीमारी है जो गंदे पानी से होती है, दैट इज कॉलरा एंड डाइसेंट्री। देखो, सीवेज, गंदा पानी, गटर, सीवेज की अगर हम बात करें तो कैसे फैलता है बीमारी? जो गंदे पानी से बीमारी वो कैसे फैलती है? सीवेज से फैलती है। सीवेज लीक कर जाता है सॉइल के अंदर और फिर वो अंडरग्राउंड पानी में जा सकता है। सीवेज के जो कीटाणु है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो एक बार अगर पीने के पानी से मिल जाए तो ऑब्वियसली बीमारी फैल सकती है। पीपल डेफिकेटिंग और यूरिनेटिंग नियर लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स और पॉन्ड्स में कंट्रीब्यूट टू द कंटामिनेशन ऑफ वाटर। एनिमल वेस्ट या फिर वॉशिंग फ्रॉम डेयरीज, पोल्ट्रीज एक्सेट्रा में ऑल्सो बी ड्रेन्ड इनटू द वाटर बॉडीज। तो होता क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। या तो बेटा कोई सीवेज का पानी है जो पीने वाले या जो हमारे घरों में पानी आ रहा है उसके साथ मिक्स हो गया, या फिर ऐसा हो सकता है कि रिवर या लेक के पास जो गांव के लोग अक्सर रहते हैं वो अपने गाय भैंस को वहीं पर जाकर नहलाते हैं और अपने कपड़े भी वहीं वॉश करते हैं। वो गंदगी उस पानी में चली गई बेटा, लोग उस पानी को यूज भी कर रहे हैं नहाने के लिए और कुछ लोग तो पीते तक हैं वो पानी, तो वहां से वो गंदगी फैलती है। ठीक है, सो एनिमल वेस्ट भी हो सकता है उस पानी के अंदर, जो कि फिर बाद में लोग उसी पानी को यूज करेंगे और उसी में वेस्ट भी जा रहा है। सो पीपल शुड टेक केयर ऑफ सर्टेन थिंग्स, इसीलिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। आगे आइए। इंडस्ट्रियल वेस्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजंस और कॉजेज। इंडस्ट्रियल वेस्ट में क्या होता है, इंडस्ट्रीज के जितने भी केमिकल्स होते हैं वो डायरेक्टली पानी में डंप कर दिए जाते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, है ना। गटर का पानी भी बेटा कहाँ जा रहा है? कहीं ना कहीं नदी वगैरह में ही मिक्स हो रहा है जाकर। तो होना क्या चाहिए, पहले उस पानी को साफ किया जाना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए। जो हम 3 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पढ़ते हैं ना, 3 तरीके के सीवेज ट्रीटमेंट्स पड़ते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्शियरी ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट करनी चाहिए, उसके बाद वो पानी जाना चाहिए वाटर बॉडीज के अंदर। इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर केमिकल्स तो है ही है ना, साथ ही साथ कुछ ऐसे टॉक्सिन्स हैं, कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जो सीधा पानी के अंदर जाकर पानी की जो प्लांट्स पानी के अंदर ग्रो कर रहे हैं, एक्वेटिक लाइफ को पूरा डैमेज कर देते हैं, मछलियां मर जाती हैं। बायोमैग्निफिकेशन और यूट्रोफिकेशन का भी यही कारण है। टैनरी वेस्ट लेदर इंडस्ट्रीज से निकलता है बेटा, जिसमें एक बैक्टीरिया होता है, बेसिलाई बैक्टीरिया, जो कि एंथ्रेक्स का कॉज कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा वाटर पॉल्यूटेंट है। एंथ्रेक्स बैक्टीरिया जानवरों के ऊपर रहता है, जानवरों की स्किन से ही लेदर बनाया जाता है और उस लेदर के अंदर ये बैक्टीरिया होता है जो कि अल्टीमेटली पानी में चला जाता है। पेस्टिसाइड्स स्पेशली डीडीटी, अब हमें बोला जा रहा है कि डीडीटी यूज करो मक्खी मच्छर को मारने के लिए, और बेटा खेतों में भी कीड़ों से बचने के लिए डीडीटी का इस्तेमाल किया जाता है ना। क्रॉप्स के ऊपर डाला जाता है क्या, ताकि कीड़े ना आए, मच्छर अटैक ना हो, और फिर वो अल्टीमेटली वॉश होकर पानी में ही तो जा रहा है। तो डीडीटी अगर पानी में आ गया तो बायोमैग्निफिकेशन होगा, यानी कि कैंसर तक की बीमारी हो सकती है अगर इंसानों में आ गया तो। प्रेजेंस ऑफ फ्लोराइड्स इन ड्रिंकिंग वाटर वेरी डेंजरस। क्लोरीन अच्छा है, देखो क्लोरीन डाला जाता है पानी के अंदर उसको साफ करने के लिए, स्विमिंग पूल्स के अंदर, और तुम वहां जाते हो ना वाटर पार्क्स वगैरह के अंदर बेटा, वो क्लोरीनेटेड भर भर के क्लोरीन डाला जाता है उसके अंदर। क्लोरीन इसीलिए डाला जाता है ताकि वो बहुत सारे केमिकल्स को, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोक देता है। क्लोरीन सफाई के लिए डाला जाता है बेटा, एक ब्लीचिंग एजेंट है। बट वहीं पर अगर फ्लोराइड्स की बात करें तो उससे टूथ डिसऑर्डर, बोन डिसऑर्डर, है ना, हाई कंसंट्रेशन कॉजेज न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स एंड मे बी फेटल टू लाइफ। आई ऑलवेज से कि रीड करो अपनी बुक्स को, ये पॉइंट्स तुमको याद रह जाएंगे और मैं भी समझा दूंगी, बट लास्ट में तुमको जब आंसर्स लिखना है तो सारे पॉइंट सीक्वेंस में बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम्स दे आर कॉजिंग बेटा याद होने चाहिए। तो आपको ऐसे रट्टे नहीं मारने हैं, बट मेक श्योर दैट एवरी स्टूडेंट इज रीडिंग दिस फ्रॉम देयर बुक्स, from whatever publisher, whichever publisher you are using, whichever book you have, make sure that you are reading the lines from the book so that you can answer efficiently. Your answer is in the formal language, not in the informal language, because that will cost a lot of marks to you. ठीक है, आगे आ जाइए। 3 कॉमन वाटरबॉर्न डिसीजेस, तो पानी से बीमारियां होती हैं जी, क्या क्या कॉजेज हैं जी वो देख लिए। अब आ जाओ बीमारी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बीमारी कॉलरा, आगे भी आएगी बेटा। ये विब्रियो कॉलरा नाम के बैक्टीरिया से होती है। तो पहली बात तो ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, पहले तो तुमको ये याद रखना है। उसके बाद सिम्टम्स में क्या है बेटा, सिवियर डायरिया यानी कि लूज मोशंस लग जाएंगे, वॉमिटिंग एंड फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन, बताती हूँ अभी। नो यूरिन बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूरिनेशन नहीं होता इसके अंदर।
कॉलरा के अंदर पर्सन को वॉशरूम मतलब यूरिन नहीं पास आउट होकर कर पाता वो पर्सन. नाउ अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस. आई एम वेरी सॉरी, लेट मी हैव वाटर. तो व्हाट हैपेंस इन कॉलरा. सिम्टम्स में देखो क्या होता है कि बहुत ज्यादा लूज मोशंस हो जाते हैं पर यूरिन नहीं पास आउट हो रहा है. अंडरस्टैंड दिस. डायरिया एक्सटेंसिव, बाहर वॉमिटिंग आ रही है यानी कि बॉडी के फ्लूइड्स बाहर जा रहे हैं और बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो गया है बॉडी के अंदर. यूरिनेशन इसलिए नहीं होता क्योंकि किडनी है जो ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनाती है. बट एट दिस स्टेज ये एक अलार्मिंग स्टेज है किडनी के लिए. और किडनी जब देखती है कि बॉडी इतनी ज्यादा डिहाइड्रेटेड है, इतना ज्यादा पानी का लॉस हो चुका है, पानी डायरिया में निकल चुका है, पानी वॉमिटिंग में निकल चुका है, तो किडनी उस टाइम पर यूरिन नहीं बनाती. किडनी यूरिन नहीं बनाती तो लॉस क्या होता है, दिक्कत क्या होती है. यूरिन क्यों बनता है बॉडी के अंदर? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर एक वेस्ट बनता है यूरिया. वो यूरिया यूरिन से पास आउट हो जाता है. तो अच्छी बात है यूरिन पास आउट करना, है ना. ज्यादा यूरिन और मैं कम यूरिन वाली बीमारियों पर नहीं जा रही हूँ, बट जनरली हम 1 से 1.5 लीटर जो यूरिन दिन में पास करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट इज गुड. वो ब्लड का फिल्टर है, ब्लड का कचरा है. ठीक है. अब किडनी ने हालत देखते हुए बॉडी की कि कॉलरा हो गया है, डिहाइड्रेशन हो गया है, वो यूरिन नहीं बनाती है, पानी बॉडी से बाहर नहीं भेजती है. बट यूरिया इस वजह से बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है जिसकी वजह से बंदे की डेथ भी हो सकती है. बिकॉज यूरिया बहुत पॉइजनस है बेटा. यूरिया एक तरीके का टॉक्सिन है जो कि हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है. फिर आ जाता है डाइसेंट्री. डाइसेंट्री 2 तरीके की होती है. डाइसेंट्री में भी बहुत ज्यादा डायरिया हो जाता है, लूज मोशंस हो जाते हैं. एक है बेसिलस डाइसेंट्री. अब ये जो बेसिलरी डाइसेंट्री है बेटा, ये एक बैक्टीरिया से होती है जिसका नाम है शिगेला. ठीक है. दिस बैक्टीरिया इज नोन एज शिगेला और शिगेला, आई डोंट नो, एक बार देख लेंगे. ठीक है. ये बच्चों के अंदर ज्यादा होगा. लूज मोशंस होते हैं, इंटेस्टिनल पेन, आंतड़ों में दर्द हो सकता है, फीवर तो आ ही जाएगा. पीपल आर ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स. इसका तरीका यही है कि साफ बॉइल्ड पानी पिए या फिर फिल्टर वाला पानी पिए, एंड वो पानी जो कि मक्खी मच्छरों से नहीं इन्फेक्टेड है. बेटा वही बात है ना कि हमारे घर पे लगे हुए हैं फिल्टर, या फिर लोगों को जिनको पता है बॉइल करके पानी पीना चाहिए वो बच जाते हैं ऐसी बीमारी से. बट जिनको नहीं पता वो नहीं पीते, है ना, साफ पानी, और फिर वो बीमार पड़ जाते हैं. और एक और चीज है कि अगर हम बाहर स्टॉल्स वगैरह का खाना खा रहे हैं जो कि क्लीन नहीं है, तो खाने में पानी इस्तेमाल हो रहा है. अब हमें नहीं पता उन्होंने कौन सा पानी इस्तेमाल किया खाना बनाने के लिए, या गोलगप्पे के पानी के अंदर वो आरओ या फिल्टर वाला पानी तो यूज नहीं कर रहे हैं. तो वो जो टैप वाटर यूज हो रहा है उसके अंदर हो सकता है ना विब्रियो कॉलरा हो या फिर ये शिगेला बैक्टीरियम हो. सो देयर आर पॉसिबिलिटीज. ना अमीबिक डाइसेंट्री, ये एक अमीबा से होता है. एक अमीबा है जिसका नाम है एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका. एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका. ये क्या करता है बेटा, ये अमीबा हमारे इंटेस्टाइन में घुस जाएगा और इंटेस्टाइन में छेद कर देता है. हमारे इंटेस्टाइन को, दीवार को खाना शुरू कर देता है. रेड ब्लड सेल्स को, हमारे ब्लड को खाना शुरू कर देता है. ब्लड के सेल्स को खाना शुरू कर देता है. तो ये पिक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इस पिक्चर के अंदर तुमको बाहर एक बैक्टीरिया दिख रहा है, ये उसको नॉट बैक्टीरिया सॉरी अमीबा दिख रहा है. अमीबा का न्यूक्लियस दिख रहा है, और ये जो रेड कलर के सर्कल्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर द रेड ब्लड सेल्स जो कि इसने उस ह्यूमन की इंटेस्टाइन के खा लिए हैं. एंड क्योंकि ये इंटेस्टाइन में छेद कर देता है बेटा, तो जो लूज मोशंस है, डायरिया आ रहा है, उसके अंदर भी ब्लड आ रहा है, तो इसको हिंदी में खूनी दस्त बोला जाता है. कि लूज मोशंस के साथ साथ फीकल मैटर के साथ साथ ब्लड भी बाहर आ रहा है. वो ब्लड के ट्रेसेस किस वजह से आ रहे हैं? क्योंकि ये इंटेस्टाइन में छेद कर रहा है, हमारे रेड ब्लड सेल्स को खा रहा है. दिस ऑर्गेनिज्म एंटर्स द बॉडी. आके फैल किस वजह से रहा है बेटा? ये सारी कंटामिनेटेड वाटर की वजह से बीमारियां हैं. एंड फूड एस्टेब्लिशेस इन द लाइनिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. कौन सी इंटेस्टाइन के? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर घुस जाता है बेटा, जहां पर फीकल मैटर बन रहा है. इट फीड्स बाय इंगल्फिंग रेड ब्लड सेल्स. रेड ब्लड सेल्स को खाना शुरू कर देगा, और जब वो कंप्लीटली मैच्योर हो जाता है तो सिस्ट बना लेता है. अच्छा, एक और चीज देखो, इसने अपना काम किया, काम करने के बाद अपने बाहर एक कवच बना लिया, प्रोटेक्टिव लेयर बना ली, उसको हम सिस्ट बोलते हैं. उसी फीकल मैटर में ये बाहर भी चला जाता है अपने ऊपर सिस्ट बनाकर. अब फीकल मैटर बाहर चला गया, उसके ऊपर एंटा अमीबा है, मक्खी आएगी, उस
फीकल मैटर पर बैठेगी, उसके पैरों के साथ ये सिस्ट अटैच हो जाएगा। अब वो जाकर जाएगी किसी मिठाई वाली दुकान पे जिस पे मक्खियाँ हैं, या फिर गोलगप्पे वाली दुकान पे, या कहीं भी किसी भी फूड के ऊपर बैठ सकती है, और फूड वो हमारे पेट में जाएगा या वो गंदा पानी हमारे पेट में जाएगा और फिर से इसकी साइकिल शुरू हो जाएगी। तो ये खुद को देखो बचा के कैसे रख रहा है, अपने बाहर एक हार्ड कवरिंग बचा के रख रहा है जिसको सिस्ट बोलते हैं। बेटा सिस्ट इज लाइक अ कवरिंग। सिस्ट एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है इनके लिए, जो इनको तब तक बचा के रखती है जब तक इनको राइट कंडीशंस नहीं मिल जाती, राइट टेम्परेचर, राइट पानी, राइट फूड अमाउंट नहीं मिल जाता, तब तक ये इसको कवच की तरह काम करती है, इसको प्रोटेक्ट करके रखती है। सिस्ट इनएक्टिव रहेगा, remains active on reaching a new host, so the contaminated food they split off. The cyst remain inactive. बेटा बहुत टाइम तक cyst जो है वो inactive रहेगी, एंड जैसे ही उसको एक नया होस्ट मिल जाएगा, गंदा पानी और फूड मिल जाएगा, जो सिस्ट है वो टूट जाता है और अंदर पड़े हुए अमीबा बाहर आ जाते हैं। तो जैसे मैंने कहा, एक कवरिंग है जिसके अंदर अमीबा पड़े हुए हैं, प्रोटेक्टेड अमीबा पड़े हुए हैं, जैसे ही ये बाहर आ जाते हैं बेटा हमारी इंटेस्टाइन को खाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बहुत सारे तरीके का होता है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई। देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस का मतलब ही क्या होता है? लिवर। ये अल्टीमेटली हमारे लिवर को डैमेज करता है। लिवर के अंदर स्वेलिंग आ जाएगी, लिवर के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाएगी, जिसको हम लिवर सिरोसिस भी बोलते हैं। लिवर के आसपास फैट डिपॉजिट हो जाता है, जिसको हम फैटी लिवर बोलते हैं। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ लिवर डिसीज। अब इसमें होता क्या है बेटा, लिवर जो है ना वो एक मतलब बहुत ही मल्टीटास्किंग ऑर्गन है हमारी बॉडी का। इसने बाइल पिगमेंट्स भी बनाने, यानी कि फैट को डाइजेस्ट करना है तो डाइजेशन में हेल्प करता है। उसके बाद बेटा यूरिया बनाने में हेल्प करता है। हमारी बॉडी की स्टोरेज यूनिट ये है, एनर्जी स्टोरेज यूनिट, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बनाकर कन्वर्ट करके रखेगा। तो ऐसे बहुत सारे काम करता है। ठीक है, सो अब हेपेटाइटिस लिवर से रेफर करता है। हेपेटोस का मतलब होता है लिवर, एंड अगर इसके अंदर हेपेटाइटिस हो गई मतलब लिवर में है बीमारी, लिवर में है इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन। हेपेटाइटिस ए की अगर बात करें तो हेपेटाइटिस ए कंटामिनेटेड वाटर से फैलता है। ठीक है, एंड देयर आर 2 अदर हेपेटाइटिस ऑल्सो, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। ये बॉडी और बॉडी के फ्लूइड से पास ऑन होते हैं। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी क्रॉनिक बीमारियां हैं बेटा, क्रॉनिक डिसीजेस, क्रॉनिक लिवर डिसीज। 2 तरीके की बीमारी होती है देखो, एक्यूट और क्रॉनिक। अब जैसे अगर मैं बोलूँ नॉर्मल खांसी है, वायरल फीवर है, तो ये एक्यूट बीमारी है, कुछ टाइम के लिए होगी, ज़्यादा इफेक्ट साइड इफेक्ट नहीं करती है, बीमार करती है थोड़ी देर के लिए, फिर अपने आप ठीक हो जाती है। उसके बाद आती है क्रॉनिक डिसीजेस, डायबिटीज, कैंसर, ट्यूबरक्यूलोसिस, है ना। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी ये दोनों क्रॉनिक है। हेपेटाइटिस ए क्रॉनिक नहीं है, वो एक्यूट है। ये इतनी खतरनाक बीमारियां हैं कि लंबे लंबे समय तक हमें साइड इफेक्ट देंगी, ठीक नहीं होती हैं आसानी से, और कुछ बीमारियां तो ऐसी है जो कभी ठीक नहीं होती हैं। सो दीज आर सर्टेन एग्जांपल्स। हेपेटाइटिस ए के बारे में लिख सकते हो। उसके बाद सिम्टम्स क्या है हेपेटाइटिस के? शरीर में दर्द हो जाएगा बेटा, आंखें पीली हो जाएंगी, डीप येलो यूरिन। हेपेटाइटिस ए को जॉन्डिस भी बोला जाता है, यानी कि पीलिया। तो पीलिया जिसको हो जाता है उसकी आंखें, उसकी बॉडी, पूरा शरीर पीला पड़ जाता है, क्योंकि ब्लड में पिगमेंट्स डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं जो लिवर के अंदर जाकर स्टोर हो रहे थे, काम कर रहे थे। अब लिवर ही फेल हो चुका है, तो वो जो सामान है वो हमारे ब्लड में घूम रहा है, जिसकी वजह से हमारी आंखें, हमारा पूरा का पूरा बॉडी पीला पड़ जाता है। लिवर के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इसलिए लिवर का साइज भी बढ़ जाता है। आगे आ जाओ। प्रिवेंशन, वैक्सीन लगवानी चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए, और फैट रिच सब्सटेंसेस नहीं लेने चाहिए, क्योंकि लिवर तो अब खराब है, लिवर नहीं डाइजेशन करना था। तो फैट को अवॉइड कराया जाता है जब किसी को हेपेटाइटिस होता है या पीलिया होता है। ठीक है, चलो। सो दिस वॉज द वन शॉट। मैंने कहा था ना छोटू सा प्यारा सा चैप्टर है, जल्दी से खत्म हो जाएगा। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, उस चैप्टर के अंदर जो बेसिक बातें हैं वो तुम कर लोगे। वाटरबॉर्न डिसीजेस, हाउस फ्लाई और अमीबा वाले डिसीजेस एक बार पढ़ लेंगे। तो दिस इज द मेन पार्ट, यानी कि ये चैप्टर के अंदर तुमको आधा घंटा लिटरली देना है बैठकर। आधे घंटे की थोरो रीडिंग करो इस चैप्टर से। जैसे अभी तुमने सारे पॉइंट्स देखे, जैसे मैंने कहा जो भी पब्लिशर है बेटा आपके पास वो यूज करे, बुक रीड करें और उसके बाद उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो। ये चैप्टर हार्डली 30-40 मिनट्स लेने वाला है, एंड दैट्स इट। ठीक है निंजास, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, नाउ वी आर एंडिंग।